जय हिंद बच्चों, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है भारतोष क्लासेस में। तो आज हम लोग करेंगे कक्षा 8वें विज्ञान पाठ्य पुस्तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अध्याय 6 के प्रश्न उत्तर। अध्याय 6 का नाम है बल एवं दाब। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठोगे। किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में अपने डाउट को लिख सकते हो। पहला प्रश्न है, इनमें से सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला दे रखा है, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है। इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो इसके लिए का गुरुत्व बल, खा स्थिर वैद्युत बल, गा घर्षण बल या खा चुंबकीय बल। तो सबसे पहले इसका उत्तर होगा खा स्थिर वैद्युत बल। अब हम लोग समझ लेते हैं कि गुरुत्व बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल क्या होता है। तो गुरुत्व बल या फिर गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जिसके सहारे पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। दूसरा यहाँ पे है घर्षण बल। तो घर्षण बल किसी गतिशील वस्तु को विरामावस्था में लाने का प्रयास करता है। तो घर्षण बल ये हो गया। तीसरा है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थों में लगता है। स्थिर वैद्युत बल इसका सही विकल्प होगा। करते हैं इसके बाद प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? का गुरुत्व बल, खा चुंबकीय बल, गा स्थिर वैद्युत बल, घा घर्षण बल। संपर्कित बल उस बल को कहते हैं जिसमें किसी वस्तु को आकर्षित करने के लिए किसी संपर्क या स्पर्श की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो यहाँ पे गुरुत्व बल, जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है तो किसी भी संपर्क या स्पर्श की आवश्यकता नहीं होती है। चुंबकीय बल में भी किसी पर संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है। स्थिर वैद्युत बल में भी किसी प्रकार की संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे दे रखा है घर्षण बल। घर्षण बल में वस्तु को आकर्षित करने के लिए संपर्क या स्पर्श की आवश्यकता होती है, या तभी लगता है जब दो वस्तु हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन घ। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 करते हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है यहाँ पे, रिक्त स्थान को भरिए। पहला है, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। तो यहाँ पे हम लोग भरेंगे आकर्षित। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। दूसरा है यहाँ पे, एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को करता है। तो यहाँ हम लोग भरेंगे प्रति आकर्षित। प्रति आकर्षित का मतलब होता है कि वह चुंबक एक दूसरे को धकेलता है, विपरीत दिशाओं में धकेलता है। ठीक है, आप लोग चुंबक के गुण में पढ़े होंगे कि चुंबक का समान ध्रुव एक दूसरे को प्रति आकर्षित करता है, जबकि असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है। यदि यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव रहता है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन यहाँ पे समान ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रति आकर्षित करेगा। तीसरा है, वस्तु पर कार्यरत बल उसके अवस्था तथा रिक्त स्थान में परिवर्तन करता है। तो यहाँ रिक्त स्थान में हम लोग भरेंगे आकृति। उसके आकृति में परिवर्तन करता है, साथ ही वह वस्तु के अवस्था में भी परिवर्तन करता है। अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार करेगा? मान लीजिए कोई वस्तु विरामावस्था में है तो यह उसे गतिशील अवस्था में लाता है, गत्यावस्था में लाता है। या कोई वस्तु गत्यावस्था में है, गतिशील है, तो उसे विरामावस्था में लाने का प्रयास करता है। तीसरे यहाँ पे अगला दे रखा है, बल का मानक मात्रक है। तो बल का मानक मात्रक न्यूटन होता है। यदि हम लोग बात करें दाब की, तो दाब का मानक मात्रक पास्कल होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है पांचवा, यहाँ पर एकांक पर कार्यरत बल दबाव कहलाती है। तो एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल दबाव कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे प्रश्न भी है कि दबाव किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग भरोगे कि एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल दबाव कहलाती है। छठा प्रश्न है, द्रव में दबाव गहराई के बढ़ने से बढ़ता है। यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे? बढ़ता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग कैसे देख सकते हैं? जिसे द्रव में दबाव गहराई में बढ़ने पर बढ़ता है।
अब जैसे आप पानी में जा रहे हो, किसी तालाब में जाना है, यदि तालाब में कम गहराई है तो आप कम गहरे पानी से आसानी से निकल सकते हो। यदि तालाब में अधिक गहरा पानी है तो अधिक गहरे पानी से आपको निकलने में थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि पानी भी एक दबाव लगाता है और जैसे जैसे गहराई बढ़ती है पानी का दबाव भी बढ़ता है। यदि गहराई कम होगी तो दबाव कम होगा और गहराई अधिक होगी तो दबाव भी अधिक होगा। 7वां प्रश्न यहाँ पे है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर बल लगाता है जिसके कारण इसकी रिक्त स्थान में परिवर्तन होता है, तो इसकी आकृति में परिवर्तन होता है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा बल लगा रहा है वह खींचने के लिए? मांसपेशीय बल। अगला प्रश्न वही है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल, यहाँ पे उदाहरण है तो यह एक मांसपेशीय बल का उदाहरण है। यहाँ हम लोग भरेंगे मांसपेशीय। 9वां प्रश्न है, तीर की गति के दिशा में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल, तो यहाँ पे गुरुत्व बल उत्तरदायी होता है। ठीक है, जैसे आप तीर, यहाँ पे कोई धनुर्धर तीर छोड़ता है ऊपर की ओर, तो कुछ ऊपर जाने के बाद फिर वह तीर ऐसे करके लौट के वापस आता है। क्यों आ रहा है? या तीर की गति की दिशा परिवर्तन क्यों कर रहा है? क्योंकि पृथ्वी गुरुत्व बल लगा रही है, इसीलिए तीर की गति की दिशा बदल रहा है। तीसरा प्रश्न यहाँ दे रखा है, जब बेलून में हवा भरी जाती है तो उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन क्यों होता है? तो लिखेंगे, जब बेलून में हवा भरी जाती है तो उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन होता है, क्योंकि हवा बेलून के चारों ओर एक दबाव डालती है, इसलिए बेलून की आकृति एवं आकार में परिवर्तन होता है। जब आप बेलून में हवा भरते हो तो बेलून क्या करती है? हवा इसके सतहों पर दबाव डालती है और धीरे धीरे इस बेलून का आकार बढ़ने लगता है। ये चीज़ आपको रटना नहीं, आपको यहाँ से सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो हवा है बेलून के चारों ओर एक दबाव डालती है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर कार्यरत बल को दुगना कर दिया जाए तो उस वस्तु पर आरोपित दबाव किस प्रकार परिवर्तन होता है? तो यहाँ लिखेंगे दबाव भी दुगना हो जाएगा। क्या होगा? इसका दबाव भी दोगुना हो जाएगा। इसके बाद है 5वां प्रश्न, उस राशि का नाम बताएं जिसका मात्रक न्यूटन है। तो इस प्रश्न को हमने रिक्त स्थान में भी किया था। उसका मात्रक न्यूटन होता है, उस राशि का नाम बल है। ठीक है, और यदि आप लोगों से पूछा जाए दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। 6ठा प्रश्न यहाँ पे है, विपरीत दिशा में कार्यरत बलों F1 तथा F2 का परिणामी बल कितना होगा? तो यहाँ देखिए, विपरीत दिशा में कार्यरत बल F1 और F2 का परिणामी बल कितना होगा? तो लिखेंगे इसका परिणामी बल 0 होगा। विपरीत दिशा में कार्यरत बलों F1 तथा F2 का परिणामी बल 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, यह मान लीजिए यह एक बक्सा है। ठीक है, इधर से राम इस बक्से को धकेल रहा है, इधर से श्याम इस बक्से को धकेल रहा है। दोनों द्वारा लगाया गया बल समान है। अब क्या बक्सा के गति में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एक समान बल लगा रहे हैं और विपरीत दिशा में लगा रहे हैं, या इधर लगा रहा है या इधर लगा रहा है, तो इस बक्से की दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, परिणामी बल 0 होगा। 7वां प्रश्न यहाँ पे है, जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसकी चाल लगातार बढ़ती है, चाल में परिवर्तन करने वाले बल का नाम बताइए। तो यहाँ आप लोग लिखेंगे, जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वहाँ पर गुरुत्व बल कार्य करती है, वह वस्तु को तेजी से अपनी ओर खींचती है, जिससे वस्तु की चाल लगातार बढ़ती जाती है। वह वस्तु को तेजी से, जैसे कोई वस्तु पृथ्वी की ओर जब आती है तो उसकी चाल पहले तो कम होती, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पृथ्वी के समीप आती जाती है उसकी चाल लगातार बढ़ती जाती है, क्योंकि कोई भी वस्तु पृथ्वी के जितनी नज़दीक आएगी पृथ्वी अधिक गुरुत्व बल उस वस्तु पर लगाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
8वां प्रश्न यहाँ पे है, जब कंघी को सूखे बालों से रगड़ा जाता है तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है। इस प्रक्रिया में कौन सा बल कार्यरत है? तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इस प्रक्रिया में स्थिर वैद्युत बल कार्यरत है। आप लोग यह एग्जाम्पल पेंसिल में भी कर सकते हो कि आप लोग पेंसिल का जो रहता है यहाँ पे पेंसिल के पीछे में आप लोग घस लो ऐसे बाल में, और उसे आप लोग रगड़ने के बाद कागज़ के छोटे टुकड़ों में के समीप से ले जाओ तो बिना चुंबक के ही वह ऐसा लगेगा कि बिना चुंबक के ही वह उसमें चिपक गया है। तो यह किस बल के कारण हो रहा है? तो यह स्थिर वैद्युत बल के कारण हो रहा है। आप लोग इस एग्जाम्पल को जरूर ट्राई करना। 9वां प्रश्न यहाँ पे है, जमीन पर बिखरे पिन को इकट्ठा करने के लिए कौन से बल का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जमीन पर बिखरे पिन को इकट्ठा करने के लिए चुंबकीय बल का प्रयोग करेंगे। इसमें लोहे के कील चुंबक की ओर आकर्षित होकर उसमें चिपक जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको रखना है ध्यान कि आप लोग यहाँ पे दे रखा है लोहे का पिन, तो लोहे का पिन एक चुंबकीय पदार्थ है, वह चुंबक में आसानी से चिपक जाएगा, तो उसे अलग करने के लिए हम लोग चुंबकीय बल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद 9वां प्रश्न हो गया। 10वां प्रश्न है, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? तो यहाँ आपका उत्तर होगा एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहते हैं। क्या कहते हैं? दबाव। ये हमने रिक्त स्थान में भी किया था, यहाँ पे रिक्त स्थान की जगह में क्षेत्रफल भरना था, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि ये प्रश्न आपको आगे भी मिलेगा। 11वां प्रश्न है, क्या द्रव द्वारा लगाया गया दबाव आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है? तो लिखेंगे हाँ, द्रव द्वारा लगाया गया दबाव आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल लो, जैसे एक कील है और इस कील का आधार नुकीला बनाया जाता है। इस कील का आधार नुकीला क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसके आधार का क्षेत्रफल कम हो तो यह आसानी से किसी भी दीवार में किसी भी मेज में ठोका जा सके। ठीक है, इसी प्रकार जो आप लोग चाकू से फल काटते हो तो आप लोग धारदार चाकू का प्रयोग करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि उसके आधार का क्षेत्रफल कम होता है और वह आसानी से किसी भी फल को काटता है। तो आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यह बात बिल्कुल सत्य है। 12वां प्रश्न है यहाँ पे, क्या द्रव का दाब गहराई पर निर्भर करता है? कैसे? तो मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी बताया था कि आप जैसे पानी में आप लोग जाओगे तो अधिक गहराई के पानी से आपको निकलने में परेशानी होगी, कम गहराई वाली पानी से आपको निकलने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, या फिर अधिक गहराई वाली पानी से आपको कम ही परेशानी होगी। तो लिखेंगे हाँ, द्रव का दबाव गहराई पर निर्भर करता है। द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से बढ़ता है और गहराई के घटने से घटता है। जब गहराई बढ़ रही है तो दबाव भी बढ़ेगा, जब गहराई घट रही है तो दबाव भी घटेगा। 13वां प्रश्न है बच्चा, बल के विभिन्न प्रभावों का उल्लेख कीजिए। आप लोग ये चीज़ लिख सकते हो बुक से भी, वैसे मैं यहाँ पे समझा दूंगा कि एक एक चीज़ किस प्रकार है। पहला है बल के निम्न प्रभाव हैं। पहला दे रखा है, विरामावस्था में स्थित वस्तु को गतिशील कर सकता है। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, यह एक गेंद है, गेंद एकदम चुपचाप है विरामावस्था में। अब आप इस गेंद को उठा करके फेंक देते हो, या फिर इस गेंद में आप पैर से मारते हो, इस गेंद को आप पैर से मारते हो, तो अब क्या हुआ, इस गेंद की अवस्था में परिवर्तन आ गया। यह पहले विराम अवस्था में थी, उसके बाद इस गेंद को अपने पैर से मारा तो इस गेंद की गति की अवस्था में आ गई। ठीक है, तो यह जो बल है वह किसी भी वस्तु को गतिशील कर सकता है, विराम अवस्था में अवस्थित वस्तु को गतिशील कर सकता है। दूसरा, गतिशील वस्तु को विराम अवस्था में ला सकता है। अब आपने इस गेंद को दोबारा से पकड़ लिया, जो गेंद लुढ़क रही थी आपने पैर से मारा, अब उस गेंद को आपने वापस से पकड़ लिया, अब फिर से गेंद क्या आ गई, गेंद वापस विराम अवस्था में आ गई। तो विराम अवस्था से गत्यावस्था या फिर गत्यावस्था से विराम अवस्था में करने का कार्य बल करता है। तीसरा है, वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है।
जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था गुरुत्व बल से कि कोई वस्तु जैसे जैसे पृथ्वी के समीप आती जाती है पृथ्वी उसे अधिक अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यहाँ पे वस्तु की चाल में परिवर्तन करती है, जैसे जैसे वह आती है अधिक तेजी से अपनी ओर आकर्षित करती है और वस्तु की चाल परिवर्तित होती है। तो यहाँ पे गुरुत्व बल होगा। और दूसरा एग्जाम्पल कैसे आप लोग लिख सकते हो, जैसे आप लोग एक चक्के को यहाँ से, जैसे आप लोग बचपन में कई बच्चे चक्के लुढ़काते होंगे, तो आप लोग चक्के में धीरे धीरे उसे धकेलते हो तो वह धीरे धीरे चलता है, और यदि आप उसे जोर जोर से धकेलते हो तो वह अधिक गति से घूमता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा अधिक बल लगने के कारण होता है। तो बल के कारण चाल में भी परिवर्तन आता है, या इसके प्रभाव हैं। चौथा है वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, यह बात भी बिल्कुल सही है कि कोई वस्तु आप ऊपर फेंकते हो तो वह कुछ ऊपर जाने के बाद नीचे गिरती है। क्यों गिरती है, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्व बल उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है और वह वस्तु की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। पांचवा है वस्तु की आकृति में परिवर्तन करता है। तो हमने बैलून के एग्जाम्पल से देखा था कि बैलून में आप हवा भरते हो तो वह बैलून की आकृति में परिवर्तन कर देता है। तो ये 5 पॉइंट आप लोग लिखोगे। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे है बल के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो लिखेंगे बल के निम्न प्रकार हैं। पहला मांसपेशीय बल। तो मांसपेशीय बल हाथ की मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है, उसे मांसपेशीय बल कहते हैं। ठीक है। घर्षण बल। घर्षण बल में लिखेंगे यह बल गति का विरोध करता है, उसे घर्षण बल कहते हैं। गति का विरोध करता है। जैसे आप एक गेंद जमीन में लुढ़काते हो तो गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद अपने आप विरामावस्था में आ जाती है, तो वहाँ पे घर्षण बल कार्य कर रहा है उस गेंद को विरामावस्था में लाने का प्रयास कर रहा है। तीसरा प्रश्न यहाँ पे है, तीसरा में हम लोग लिखेंगे चुंबकीय बल। और चुंबकीय बल में लिखेंगे वह बल जिससे चुंबकीय पदार्थ की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, वह बल जिससे चुंबकीय पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे लोहे के कील आप लोग चुंबक के समय पे लेखते हो तो लोहे की कील चुंबक में चिपक जाता है, तो वहाँ पे चुंबकीय बल कार्य कर रहा है। इसके बाद चौथा प्रकार में आप लोग लिखोगे स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल में लिखोगे वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर कुछ दूरी के सीधे संपर्क या स्पर्श के बिना बल लगाया जाता है, इसे ही स्थिर विद्युत बल कहते हैं। आप लोग बताइए स्थिर विद्युत बल का एग्जाम्पल हमने किस प्रश्न में किया था, जल्दी से बताइए, 3 सेकंड का टाइम मिलेगा। 1 2 3। बिल्कुल सही, आपका उत्तर बिल्कुल सही है कि कंघी को जब हम लोग बालों में रगड़ते हैं और उससे हम लोग कागज के छोटे टुकड़े को चिपकाते हैं तो वह चिपक जाती है, स्थिर विद्युत बल का एग्जाम्पल है। पांचवा है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल में लिखेंगे पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, पृथ्वी के इस आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो 5 हम लोग प्रकार यहाँ से लिख लेंगे बच्चा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक, ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 100 लाइक जरूर कर देना। इससे मुझे भी एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि चलो बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे भी मेहनत करने की जो मेरी मेहनत करने की शक्ति है और भी लगेगी कि मेरी भी लगन, चलो और अच्छे से करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है मांसपेशीय बल क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। देखिए इसमें कहने के तो 25 प्रश्न हैं, लेकिन सभी प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड है। यदि आप लोग इसे ध्यान से देखो तो ये 5 प्रश्न भी नहीं है मुश्किल से, सभी प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड है। हमने अभी देखा मांसपेशीय बल और फिर से आ गया मांसपेशीय बल, तो यदि आप अच्छे से देखो तो 25 प्रश्न सिर्फ इसमें कहने को है, बाकी इसमें कुल बोलो तो 5 प्रश्न भी अच्छे से नहीं होगा। पहला है इसमें मांसपेशीय बल एक संपर्कित बल होता है, यह हाथ की मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है। और इसका उदाहरण में हम लोग लिखेंगे कि जब घोड़ा टांगा खींचता है तो वह अपने शरीर की मांसपेशियों द्वारा टांगों पर मांसपेशीय बल लगाता है।
ये आपको लिखना है बच्चा। इसके बाद 16वां प्रश्न है, यहाँ पे 16वां प्रश्न दे रखा है, बल क्या है? संपर्कित बल तथा असंपर्कित बल की परिभाषा लिखिए। तो लिखोगे आप लोग, वह प्रक्रिया जो वस्तु पर लगकर उसके विराम अवस्था या गत्यावस्था में परिवर्तित करे अथवा करने का प्रयास करे बल कहलाता है। लिखेंगे संपर्कित बल में कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाया जाता है उसे संपर्कित बल कहते हैं। जैसे मांसपेशीय बल, घर्षण बल, ये दोनों संपर्कित बल हैं। असंपर्क बल में लिखोगे कि असंपर्कित बल जब एक वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु पर कुछ दूरी के बिना सीधे संपर्क से यह लगाया जाता है उसे असंपर्कित बल कहते हैं। जैसे चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्व बल। जैसे आप किसी मेज को धकेल रहे हो अपने हाथों के संपर्क से, तो वहाँ पे मांसपेशी बल लग रहा है। अब आप उस वस्तु, जैसे आप किसी चुंबक से किसी कील को चिपका दो तो वहाँ पे असंपर्कित बल है। इसके बाद अगला प्रश्न है, संतुलित तथा असंतुलित बल क्या है? तो सबसे पहले आप लोगों को बीच में एक लाइन खींच लेना है, इस तरह ऊपर में लाइन खींच लेना है। इधर लिखना है संतुलित बल, इधर लिखोगे असंतुलित बल। ठीक है, उसके बाद एक एक करके हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे संतुलित बल में। संतुलित बल में लिखोगे जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणामी बल शून्य हो तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। हम लोगों ने देखा था कि बक्से वाले एग्जाम्पल से कि यदि राम और मोहन बक्से के दोनों सिरों की ओर धकेल रहे हैं एक दूसरे को तो बक्सा गति नहीं करता है, संतुलित बल होता है। दूसरा है असंतुलित बल। तो असंतुलित बल में लिखेंगे कि जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणामी बल शून्य ना हो उसे उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ संतुलित बल में आप लोग लिखोगे संतुलित बल विराम अवस्था में स्थित वस्तुओं को गतिशील नहीं कर सकते हैं। असंतुलित बल में हम लोग लिखेंगे असंतुलित बल विराम अवस्था में स्थित वस्तुओं को गतिशील कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे। इसके बाद संतुलित बल में लिखेंगे संतुलित बल वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। असंतुलित बल में लिखेंगे असंतुलित बल गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखो कि यह वस्तु के आकार में परिवर्तन कर रहा है, ठीक है, और यह वस्तु के दिशा में परिवर्तन कर रहा है। इसके बाद प्रश्न संख्या 18वां है। यहाँ पे एक धारदार चाकू धारहीन चाकू की अपेक्षा वस्तुओं को आसानी से काटता है, क्यों? तो लिखेंगे कि धारदार चाकू आसानी से काटता है क्योंकि उसका सतही क्षेत्रफल कम होता है और उसके द्वारा लगाया गया दबाव अधिक होता है। ठीक है, हमने देखा था कि किसी भी वस्तु के द्वारा लगाया गया दबाव वस्तु के सतह के आधार पर निर्भर करता है। ठीक है, तो उसी का एग्जाम्पल में यह प्रश्न पूछा गया है। 19वां प्रश्न यहाँ कहता है वायुमंडलीय दबाव से क्या समझते हैं, इसका क्या कारण है? तो लिखेंगे वायु के द्वारा किसी बिंदु पर आरोपित दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सभी गैस दबाव डालते हैं। वायु गैसों का मिश्रण है अतः वायु भी दबाव डालती है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव घटता है। ये प्रश्न आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न में आ सकता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो वायुमंडलीय दबाव घटेगा। ठीक है, और जैसे जैसे आप लोग गहराई में जाओगे वायुमंडलीय दबाव बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ है 20वां प्रश्न उदाहरण द्वारा यह उल्लेख कीजिए कि दबाव कार्यरत बल के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे दबाव
कार्यरत बल के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। कुछ किलो को एक साथ हथेली से लकड़ी के तख्ते पर दबाइए। यहाँ पे कुछ कील ले लेना है, एग्जाम्पल आपके बुक में ही है, उसी एग्जाम्पल को मैंने लिखा है। तो आप लोग कुछ कील को लेकर लकड़ी के तख्ते पर दबाने का प्रयास करो और एक साथ दबाने का प्रयास करो। तो आप लोग देखोगे कि कीलें लकड़ी के तख्ते के भीतर नहीं जा पाती है। अब क्या करना है, अब सारी कीलों को हटा देना है और केवल एक कील को ले लेना है। एक कील को ले लेना है और हथेली के सहारे समान बल से लकड़ी के तख्ते पर दबाइए। अब आप देखोगे कि क्या कील लकड़ी के तख्ते के भीतर चली जाती है। एक कील के संपर्क में सतह का क्षेत्रफल कम होने के कारण एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल का मान अधिक होता है। अनेक कीलों को मिलाकर संपर्क सतह का क्षेत्रफल अधिक हो जाता है। इस कारण एकांक क्षेत्रफल का कार्यरत बल का मान अधिक होता है। आप लोग लिख लोगे बच्चा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 21वां। यहाँ पे कहता है 21वां प्रश्न, चुंबकीय बल का एक प्रायोगिक उदाहरण दीजिए। तो लिखेंगे इसमें हम लोग, अनेक कीलों को ज़मीन पर बिखेर दीजिए। अब उसके समीप एक चुंबक ले जाइए। सारी कीलें बिना संपर्क या बिना स्पर्श के उसमें चिपक जाएंगी। यह चुंबकीय बल का उदाहरण है। और मैंने देखा है कि अधिकतर बच्चे इसे कर रहे होंगे। जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मुझे लगता है कि कई बच्चों ने इस उदाहरण को किया होगा। 22वां प्रश्न है, घर्षण बल क्या है? घर्षण बल एक संपर्कित बल है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो लिखेंगे कि वह बल जो गति का अवरोध करता है घर्षण बल कहलाता है, या फिर उसे घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल एक संपर्कित बल है। यह तभी लगता है जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हों, ठीक है। ये चीज़ आपको लिखना है। 23वां प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, दबाव की परिभाषा दीजिए। बल, क्षेत्रफल तथा दबाव के बीच क्या संबंध है? दबाव के मात्रक का उल्लेख कीजिए। तो लिखेंगे एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल दबाव कहते हैं, ठीक है। ये जो दबाव का बात आया है ये हमने 3 बार पढ़ा, पहले तो था खाली स्थान में, दूसरी बार फिर आया और तीसरी बार फिर से आ गया। तो दबाव, बल और क्षेत्रफल में क्या संबंध है? तो दबाव बल बट्टे क्षेत्रफल के बराबर होता है, ठीक है। बल बट्टे क्षेत्रफल के बराबर दबाव होता है। दबाव का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं, ठीक है। पास्कल किसका मात्रक होता है? दबाव का। और यदि बल की बात करें तो बल का न्यूटन होता है। और पास्कल को पीए से डिनोट करते हैं या फिर निरूपित करते हैं। 24वां प्रश्न है यहाँ पे, स्कूल बैग में चौड़ी पट्टी लगी रहती है, क्यों? तो आप लोग स्कूल बैग देखोगे तो स्कूल बैग की जो पट्टी रहती है वो चौड़ी रहती है। ऐसा इसलिए होता है, स्कूल बैग की पट्टियाँ चौड़ी होने के कारण संपर्क सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है और कम दबाव उत्पन्न होता है, जिससे उसे टांगने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। तो इसका उत्तर आप लोग ये लिख लोगे। आखिरी प्रश्न दे रखा है, हवा हमारे शरीर पर दबाव डालती है लेकिन हम इसका अनुभव नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, क्यों? तो इसमें आप लोग लिखेंगे, हवा हमारे शरीर पर दबाव डालती है परंतु हमारा शरीर भी या फिर हमारे शरीर भी हवा पर एक दबाव डालता है और यह एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, इसलिए हम दबाव को महसूस नहीं कर पाते। हम इसे तभी महसूस कर सकते हैं जब हवा की गति अधिक हो। जब तेज हवा चलती है तब हम लोग महसूस करते हैं कि हवा हमारे शरीर पे दबाव डाल रही है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप अपने डाउट लिख सकते हो। 100 लाइक के टारगेट को आप लोग ज़रूर पूरा करना बच्चा, और भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। करते हैं इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग बच्चों। अगले वीडियो में हम सभी करेंगे अध्याय, जो नेक्स्ट अध्याय है उसके प्रश्न उत्तर। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए और
अपने भाई बहन को भी बताइए कि भारतोष क्लासेस पर सभी विषयों के नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप लोग उन्हें भी शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।